बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और सिचुएशन जो है वो हम आगाज़ कर लेते हैं। घोटकी का जो इंसिडेंट हुआ इंतहाई अफसोसनाक, और उसके करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के अंदर तसादुम हुआ है। लगातार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। छोटे बड़े वाक़यात 400 से बढ़ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, और बहुत सारे लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं। सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अभी जो हालिया वाक़या है इसके अंदर अब तक की इतला के मुताबिक कुछ 43 लोग, थोड़ी देर पहले तक जो इतला आ रही थी उसमें शदीद जो है उसमें जाँ बहक हो गए हैं, और 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और एक रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि बोगी नंबर 10 जो थी एक ट्रेन की, मिल्लत एक्सप्रेस की, उस पर कुछ जो एक कनेक्टर लगा हुआ था या उसके अंदर एक पुर्जा था वो ख़राब था, और उसको जुगाड़ लगा के ठीक किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ट्रेन कैसे चलेगी? लगातार पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है, और अक्सर हादसा होते हैं। ये हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में ट्रेनें कंप्यूटराइज हो रही हैं, सिस्टम जदीद हो रहे हैं, सारी चीज़ें खुदकार होती चली जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया दरकार है। लेकिन भारत ने भी अपनी ट्रेन को चला कर दिखाया है। भारत की ट्रेन बहुत जदीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। वहाँ चेक एंड बैलेंस को उन्होंने बेहतर किया है, और वक्त के साथ साथ उसको जितनी इंप्रूवमेंट चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट दी है। तो पाकिस्तान मौजूदा वसाइल के अंदर रहते हुए भी हादसात से अवॉइड कर सकता है, हादसात से बच सकता है, और इसी ट्रेन को मज़ीद महफूज बनाया जा सकता है। इन्हीं पटरियों के ऊपर अगर मजबूरी है तो बेहतर सफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, इसमें इस्लाहात लानी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं है। एक हादसा होता है, उसके बाद एक इंक्वायरी लगाई जाती है, और अक्सर ये इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो भी उस वक्त का होता है वही ऑर्डर करता है। उस इंक्वायरी की एक रिपोर्ट आती है, लेकिन बाद में फिर उससे मिलता जुलता एक और हादसा हो जाता है। हर इंक्वायरी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि आइंदा इस तरह का वाक़या नहीं होगा, लेकिन ये वाक़यात बार बार और तसलसल के साथ बदकिस्मती से होते चले जा रहे हैं। क्या आइंदा कोई वाक़या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दी जा सकती है? और क्या इस वाक़े को भी ख्वाजा साद रफ़ीक के खाते में डाला जा सकता है, या इस बात की खुशी मनाई जा सकती है कि ये इस साल का पहला हादसा है? तो इन चीज़ों पे हमें बात करनी है, और साथ ही साथ बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्टें आ रही हैं पाकिस्तान के बारे में, और बैनुल-अक़वामी जरीदे क्या लिख रहे हैं, फोर्ब्स ने क्या लिखा है, उसके अलावा जो मूडीज़ की रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मुस्बत माशी इंडिकेटर्स का जो है वो अलामत हैं, और वो बता रही हैं कि पाकिस्तान दानिशमंदी के साथ मईशत को बेहतर कर रहा है, लेकिन अपोजिशन इसको तस्लीम नहीं कर रही, और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर ढिंडोरा पीट रही है, क्योंकि आम आदमी को अभी तक रिलीफ नहीं मिला। लिहाजा अपोजिशन के पास ये जवाब मौजूद है कि अगर आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है तो पाकिस्तान के आम आदमी को उसका पता क्यों नहीं चल रहा। ये सवाल भी आज के प्रोग्राम में रखेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मायजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, बहुत शुक्रिया मायजा आपका भी हमारे साथ शामिल होने के लिए। पहले जो साद रफ़ीक साहब ने कहा इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि उन पर डाला गया, फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की जो सज़ा है वो मौजूदा मिनिस्टर को क्यों दी जाए। उन्होंने, उनके कहने का मतलब ये था कि साद रफ़ीक साहब की जिम्मेदारी है। तो साद रफ़ीक साहब ने आज क्या कहा, ज़रा वो सुन लें आप। तब्दीली सरकार का जो फ्रॉड हुआ है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर हुकूमत मिल ही गई थी तो आपको कुछ करके दिखाना था। कंपनी मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है, और अब उस नाकामी का सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है। मेरे दौर में 18 अरब पे मुझे रेलवे मिली थी, 50 बिलियन अर्निंग पे, प्रॉफिट नहीं अर्निंग पे मैंने क्लोज की थी। आपने 50 पैसे कहाँ पहुँचाया? आपने तो तरक्याती बजट पे तकरीबन 65% कट लगाया। दुनिया का बेस्ट ट्रैक भी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो खराब होगा, क्योंकि ट्रेन चलती है उस पर। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। वो पैसे किधर गए हैं भाई? जो मिलते हैं किधर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जवाब दो ना, जवाब आपने देना है। अब रसीदें निकाली आपने है, हर ट्रेन घंटों घंटों लेट हो रही है, मुसाफिर खज्जल खार हो गए हैं। इनको ये कोरोना की वजह से हुआ है। जो पहला वजीर रेलवे था उसे सिवाय जुगाली करने के अल्फाज की और रेलवे हेडक्वार्टर को अपने मुखालफिन को गालियां देने के सिवा से कोई काम नहीं था।
आप तो इस्तीफा मांगा करते थे, लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता? अपनी बार अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है जहांगीर तरीन की तो वो अली जफर साहब करेंगे, हमारी बारी है तो वो नैब के पास जाएगी। ये हैं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो पाकिस्तान आपने बनाए हैं। जिसका कहा था कि वो सिलेंडर के जरिए तब्दीली जमात के लोगों की शहादत हुई है, पता लगे सच क्या है। अगर हिम्मत है हुकूमत में तो कराए इसकी जुडिशियल इंक्वायरी, इस हादसे की भी और पिछले की भी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी नाज़रीन, आपने साद रफीक साहब को सुना। फिरदौस मीम वकील साहब, अपनी दफ़ा इस्तीफा देना याद नहीं आता, ये जुमला जवाब मांग रहा है। देखिए, बात ये है कि जवाब तो मैं बहुत सारे इनके जो बातें कही हैं उस पर दे सकता हूँ। जिन जिन चीज़ों का इन्हीं जिक्र किया है वो खुद अगर अपने दामन में झांक के देंगे कि किसने क्या हिसाब दिया और कब नहीं दिया, इनको पता चल जाएगा इनके लीडरान ने कौन से हिसाब दिए थे या नहीं दिए थे। लेकिन आज पहली बात कहनी होनी चाहिए कि ये सानिया अफसोसनाक है। हम जो लोग इससे मुतासर हुए हैं हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी भी करते हैं, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ उनको अच्छे दर्जात दे। बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये भी देखिए कि रेलवे का निज़ाम कब से चल रहा है, किस हालात में चल रहा है, किस हुकूमत ने इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लान दिया या नहीं दिया। इस वक्त ये बात तय हो चुकी है कि ये जो निज़ाम है इसको हमने चलाना है और ML1 से रिप्लेस करना है। यानी इस निज़ाम की बेहतरी के लिए उतने पैसे लगने चाहिए कि निज़ाम ये सेफली लोगों को चलाता रहे, पहुंचाता रहे मंजिल तक, और जब तक ML1 नहीं बन जाती। ML1 का सिलसिला 2017 में अप्रूव हुआ था और उम्मीद यही थी अगर कोविड का सिलसिला नहीं होता कि 2019-20 के अंदर शुरू हो जाएगा। अभी भी ML1 का एक सेक्शन जो कि कराची पैकेज के अंदर है, उसकी उम्मीद यह है कि ये हुकूमत अपनी रिसोर्सेज के साथ कराची से लेके पिपरी तक यानी जुल्फ़िकाराबाद से कुछ आगे तक ये अपने पैसों से शुरू कर देगी। इससे कि जो पैसा भी आप रेलवे की इस ट्रैक पे लगाएंगे, जैसे ही ML1 बनेगी वो सारा आपको समझें कि राइट ऑफ करना पड़ेगा। इससे कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, जो उसके ऊपर ट्रेनें चलनी है वो मुख्तलिफ हैं, उसके मसाइल डिफरेंट है, उसकी स्पीड डिफरेंट ट्रैक डल रहे हैं, उसकी हर चीज़ डिफरेंट है। तो ये सेक्शन जो है वो सेक्शन बाय सेक्शन होता जाएगा, लेकिन इसलिए इसके लिए बड़ा केयरफुल प्लानिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ा केयरफुली लेके चलना है। हमारे यहाँ के जो फैसले बाजी में हुए उसमें मैं क्या जिक्र करूँ कि ट्रेनें गलत आ गई या कभी इंजन गलत आ गए, ये दोनों जो है हमारे दौर में नहीं हुए। ये रेलवे की कहानियां हैं जो 1998 से आती रही। कभी जो इंजन आए वो 40 इंजन फेल हो गए, और जो कोचेज आई वो प्लेटफॉर्म से नीचे थी और प्लेटफॉर्म ऊपर था। जो खरीदने गए उनको कोई सजा नहीं हुई। जहाँ तक ये हादसात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि असल में महकमा खुद जिम्मेदार होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। वजीर आते जाते रहते हैं, वजीरों के पास पॉलिसी मेकिंग है और मॉरल अथॉरिटी है। और मैं ये समझता हूँ कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये बुरी सूरत हाल नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड आए कि जब कोई हादसा हो तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वजीर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। वजीर आज़म उसके इस्तीफे को कबूल करें या नहीं करें वो वजीर आज़म का स्वाधीन है। लेकिन ये ट्रेंड किस वक्त शुरू होगा, मैं समझता हूँ कि पहले खड्डे कुछ भर लें जो पुराने खड्डे, उसके बाद अभी भी जहाँ जहाँ इंक्वायरियाँ शुरू हैं, जुल्फ़े बुखारी रावलपिंडी हट गए, बाबर अवान को हटा दिया, नदीम बाबर को पेट्रोलियम पे हटा दिया, इसी तरीके से जहांगीर तरीन को शुगर इंक्वायरी से है। वी आर गेटिंग देयर, इंशाल्लाह वी विल कम टू द ट्रांसपेरेंसी लेवल वेरी सून। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो माजी में कभी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि निज़ाम ठीक नहीं था, क्योंकि बहुत वसीदा और पुराना था और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली चाहिए जो ML1 की सूरत में आएगी, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निज़ाम के ऊपर है, उन लोगों पे नहीं डाली जा सकती जो फॉर द टाइम बीइंग उस निज़ाम में आकर काम करते हैं।
तो साद रफीक पे फिर उन पे भी नहीं डाली जा सकती ना, साद रफीक पे भी नहीं डाली जा सकती। इमरान साहब, मैंने कुछ और कहा। मैंने कहा अगर इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों तो ऐसे हादसा नहीं होंगे, चाहे वजीर कोई भी आए, आता जाते रहे। मैं बात ये कहना चाह रहा था। ठीक है, और बात आप कुछ कह रहे हैं उसके लिहाज से ख्वाजा साद रफीक पे भी जाएगी। एक वजीर का काम है विजन देना, पॉलिसी देना, और उसकी इकोनॉमिक्स को देख के और उसको आगे एक जो फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है वो लेके आनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में आपने देखा कि एक वजीर था जिसको लालू भाई प्रसाद, जिसको कोई मानने को भी नहीं तैयार था। उसने अपना विजन लाया, ही टर्न्ड इंडियन रेलवे, पूरा इंडियन रेलवे को बदल के रख दिया लालू प्रसाद यादव ने। बिल्कुल ठीक है। प्रसाद ने, जबकि लालू भाई प्रसाद को लोग कहते थे अंगूठा छाप है, इसको कुछ आता जाता नहीं। आज टुडे हिज जो उससे तब्दीलियां लाई वो दुनिया के बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में एज अ केस स्टडी पढ़ाई जाती है। तो ये इट्स नॉट बियॉन्ड एनीवन, बट प्राइमरी जिम्मेदारी है अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना। आप जरा अपोजिशन की शिकायत सुन लें इस पे, जरा शिकायत सुन लें इस पे, उसके बाद मैं जरा पीपल्स पार्टी के पास जाऊं। अब्दुल कादिर साहब, इसमें कुछ शिकायत ये की गई सिंध हुकूमत की जानिब से, और जब पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी तो हुकूमत ने ये कहा कि जनाब वहाँ पे तो अस्पतालों की सहूलत तक नहीं है, एम्बुलेंस की और 1122 की सहूलत तक नहीं है सिंध में, और ये सारी सर्विसेज पंजाब से भेजी जा रही हैं। तो आप खाली तनकीद ना करें, हर एक की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती और कोई ना कोई कोताही है, हम ओवरऑल यहाँ तक पहुँचे। सर, आपका रिस्पॉन्स क्या है? इमरान खान साहब, मैं न सिर्फ रुकन कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का, बल्कि रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान का सरपरस्त आला भी हूँ। पूरे पाकिस्तान से पिछले 25 साल से मैं रेलवे यूनियन को देख रहा हूँ और मज़दूरों के मसाइल, रेलवे के मसाइल को देख रहा हूँ। और मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब की बातें सुन के बड़ा हैरान भी हो रहा था, और मैं इससे थोड़ा सा इत्तफाक भी करता हूँ कि इसने जब कहा कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, और उसके लिए उनको अपोजिशन लीडर के ओहदे से हाथ धोना पड़ा, जो कि मेरे हिसाब से अफसोसनाक है। मेरी हमदर्दी उनके साथ है, मगर काश वो आज भी कहते कि कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। 1 महीना पहले DS रेलवे सखर ने रिपोर्ट दी है कौमी असम्बली की सब कमेटी के सामने कि ये ट्रैक नाकारा है और यहाँ पे इस पर ट्रेन चलने के काबिल नहीं है। और दूसरी बात, आज सुबह चेयरमैन रेलवे गिलानी साहब ने Jio TV के प्रोग्राम में ये कहा, मैंने खुद सुना, और कौमी असम्बली में भी मैंने बात की है। अभी जब कौमी असम्बली के इजलास 5 बजे शुरू हुआ तो हुकूमत ने क्या किया, मैं पहले वो चेयरमैन की बातें बताऊं। तब जब उनसे सवाल किया कि हादसा हुआ, कुछ इस्तीफ़ा, कुछ मामला, तो कह रहे हैं कि बात यह है कि अगर जब तक ML1 नहीं बनेगा ये हादसे होते रहेंगे। आप एक चेयरमैन की बेहसी देख लें कि वो बजाय माजरत कर ले, बजाय कुछ शर्मिंदा हो जाए, कुछ हया करे, कुछ शर्म करे, वो कह रहे ये हादसे तो होते रहेंगे जब तक ML1 नहीं बनेगा। आज फिर कौमी असम्बली के जब सेशन शुरू हुआ तो बजाय इतने बड़े हादसे में कोई फातिया कर लेते, कुछ माजरत कर लेते, कुछ इल्ज़ामात ही कम से कम लगा लेते, ये बिल वो बिल वो बिल, तो सबसे पहले मैं खड़ा हो गया, खुदा का खौफ कर लो। लोग वहाँ पे बिहार मददगार पड़े हुए, और सुबह मैं देख रहा था आज से कि कोई 3-4 घंटे बाद वज़ीर मौसूफ बाद में पहुँचे। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, कि क्या है इस हुकूमत में जिसको वो चपरासी नहीं रख रहे थे उसको वज़ीर रेलवे रखा, रेलवे का बेड़ा गर्क करके उससे बड़ी मिनिस्ट्री दे दी है। इस शुगर और चीनी माफिया को कमीशन बना के खुसरो बख्तियार को उससे बड़ी मिनिस्ट्री दे दी है, और बातें कर रहे हैं। और फिर आपको याद है इमरान खान साहब, आप भी इसी अमनाम हो, आप वो वीडियो भी तो दिखा दो जब इमरान खान साहब ने पिछले हुकूमत के दौर में कहा कि जब हादसा होता है तो वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। एग्जैक्टली, और यही सवाल अभी इनसे पूछा तो कम से कम करे। आपने बुखारी ने भी इस्तीफा दे दिए, आपने दूसरी चीज भी की है। सवाल पूछा था। अच्छा, आप सवाल देखो, वो जो मर्जी सोचे, वो जो मर्जी सुन इमरान खान साहब, वो जो मर्जी सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं कौमी असम्बली के फोरम पे मुझे एक जुमला होने तो फिर मैं आगे जवाब दूंगा। फरमाइए जवाब। जी फरमाइए। मुझे मंदू खेल साहब फरमाइए। जी, आवाज आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूं, जी मैं ये चाह रहा हूं, जहां ये कहते थे कि अरबों रुपए के करप्शन हो रहे, जहां उनने कोरोना के लिए एशियन बैंक ने, IMF ने अरबों रुपए दिए, वो बजट
जहां पिछली हुकूमत ने एहसन इकबाल साहब ने कौमी असम्बली की फोरम पे आज बताया कि 43 अरब रुपए उन्हें दिए मुस्लिम लीग नींद की हुकूमत ने, और ये दे रहे 16 अरब रुपए। अब 16 अरब और 43 में तो 1/3 का फर्क है। उसके बावजूद ये सारी चीज, मेरे ये सवाल है इन रियासती मदीना के ठेकेदारों से कि आप तो चल पड़े 3 महीने के अंदर इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने के लिए, आपने जो था उसका भी हाल बुरा कर दिया है। आप सवाल ये है कि जब आपसे सवाल करे, आपका ये इंटरव्यू सुना दे कि आपने क्या कहा था, तो बाएं शाएं ये जवाब। अभी फारूक हाबिब साहब मेरे साथ सर आपसे पूछा था कि सिंध ने आज क्या मदद की, फिर दो सिंध ने आज क्या मदद की, मेरा ये सवाल था। लेकिन चले मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा। मैं जरा माहिदा हमीद साहब, आप बताइए, साद रफीक साहब ने तो बड़ा खुल के आकर कहा कि हम तो चला रहे थे, बना रहे थे, ये तो उससे बहुत पीछे चले गए हैं रेलवे के मामलात में या दीगर मामलात में भी। आपका पार्टी मौक़िफ़ आप दे दें, फिर मैं दूसरे इशू की तरफ जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान, ये जो घोटकी का इंसिडेंट हुआ है वो इतना इंतहाई तशवीशनाक है, बहुत ट्रैजिक है। अल्लाह मियाँ शहीद होने की फैमिलीज के साथ को सब्र दे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और अब जो आपकी जो मैंने कौमी असम्बली में आज देखा, इंतहाई शर्मनाक मैं कहूँगी जो एटीट्यूड था हुकूमत का, कि हमने जो देखा है पिछली हुकूमतों में, अब इन्होंने तो सवाए कायदे आज़म के 1 साल के अलावा बाकी तो पिछली सारी हुकूमतें गिनवा दी ना इल्ज़ामात लगाने में। लेकिन चलें, उसको छोड़ देते हैं कि ये हमने समझा नया पाकिस्तान है, और ये बार बार कहते थे हम नया पाकिस्तान है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको रिज़ाइन करना चाहिए जब लोधरा का वाक़या हुआ। तो इन्होंने आज नेशनल असम्बली में अब इनके हम लोग ये समझ रहे थे कि इतना ये क़यामत गुजरी है लोगों के ऊपर, उनके बच्चे इधर उधर हो गए हैं, बच्चे नहीं मिले लोगों के, माँ बाप जो है वो परेशान हैं, उनके लवाहिकीन परेशान हैं, जो है इतने हालात ख़राब हैं। और आप आके और पूरा मुल्क आपको सुनना चाह रहा है कि क्या इस वाक़े में, इस इंसिडेंट में, इस हादसे में क्या हुआ है, क्या हो सकता है, और अब तक क्या हुआ है। ये चीज़ें जो है जानने की लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब आए, और वो हमने तो ये समझा था प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और शायद कौम से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन चले छोड़ें, उनका इतना ज़र्फ नहीं है। लेकिन जो मिनिस्टर आए उन्होंने सवाए दूसरी हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगाए और पॉइंट स्कोरिंग करके और अपने जो है बादशाह को खुश करके दरबारियों की तरह वो चले गए। मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत पे कि चलो इतना रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड तो होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबल रवैया तो होना चाहिए कि आपका भी बच्चा हो सकता है, आपकी भी औलाद हो सकती है, कोई इस तरह के ख़तरनाक हादसे में अल्लाह माफ़ी दे, तो क्या आप आके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे या आप ये बताएंगे कि वहाँ पे क्या हादसे के वजूहात थे? अवाम तो ये जानना चाहती थी आज। लेकिन मैं समझती हूँ कि शर्म का मकाम है ऑपोजिशन हुकूमत का कि उन्होंने हमें कुछ ब्रीफ नहीं किया कि इस मामले में क्या होने जो हुआ है और क्या होगा। और दूसरा मैं ये भी बताती जाऊँ, ये मेरा पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है, ये मेरा एक आम आदमी की हैसियत से जो बंदा शायद बाहर बैठ के देख रहा हो, एक आम पाकिस्तानी, ये मेरा ओपिनियन है। ये मेरा ओपिनियन है कि देखिए जी, आप नेशनल असेंबली में आए हुए हैं, आके बता दें कि हुकूमत ने इस वक्त तक क्या इक़दाम किए हैं उन जो लोगों के जिनको की तदफीन करनी है, जिन लोगों को अस्पतालों में, मुहज़्ज़ब मुल्कों में ऐसे ही होता है बच्चे का। तो मैं ये समझती हूँ कि मैंने इतना शर्मनाक जो रवैया है मैंने देखा नहीं है पहले, पिछले 2 अदवार में तो मैंने नहीं देखा। अब आ जाए हुकूमत की परफॉर्मेंस पे, फिर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। तो हुकूमत ब्रेक के बाद करते हैं, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती। नहीं, मैं आप ही से पूछूंगा, मैं आप ही से शुरू करूंगा, मैं आप ही से शुरू करूंगा। ब्रेक डाटा आपके सामने रखते हैं, फिर आप ही से पूछते हैं। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। माहिदा हमीद साहब, मैं आप ही से वापस आ रहा हूँ। मैं आपको कहकर गया था कारकर्दगी पे बात करते हैं।
देखिए, जब फोर्ब्स की मैं- रिपोर्टें आ रही थी, आलमी आपकी इदारों की आवाज़ रिपोर्टें आ clear रही है। थी। जी, मैं दोबारा सवाल करता हूँ। देखिए, आप ही से वापस आना था और मैं आप ही से वापस आ रहा हूँ कि जब आलमी इदारों की रिपोर्टें आ रही थी, आलमी जरीदों की रिपोर्टें आ रही थी, मूडीज़ की रिपोर्टें आ रही थी, फोर्ब्स की रिपोर्टें आ रही थी और दीगर इदारों की भी, IMF की, तो तब नेगेटिव थी सारी रिपोर्टें। हम भी उसको नेगेटिव बता रहे थे, अपोजिशन भी उसको नेगेटिव बता रही थी और हुकूमत के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अब यही सारे इदारे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की की शरह मुस्बत हुई है, पाकिस्तान ने बेहतर हिकमत अमली से, दानिशमंदी से अपनी इकॉनमी को भी कंट्रोल किया है और कोरोना के मामलात में भी अल्लाह ताला ने फजल किया और पाकिस्तान बेहतर अंदाज में इससे निपटा है। अब अगर दुनिया और आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत और माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रहे हैं तो आपको भी हौसला करना चाहिए थोड़ा सा। जब वो बुरा कह रहे थे तो हम सब मिलकर बुरा कह रहे थे आपके साथ, अब वो अच्छा कह रहे हैं तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए। इमरान, मैं उस तरफ आ रही हूँ, बड़ी वो लंबी दास्तान है, लेकिन चले मैं इसमें दो पॉइंट और ऐड कर दूं कि जब नेशनल असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो जो स्पीकर साहब थे, उनको चाहिए था कि वो ये जो क्वेश्चन आवर को कैंसिल करते और वहाँ पे ये डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए थी कि ये ट्रेन का हादसा किस तरह और क्यों पेश आया। लेकिन यहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो गया था और ऑपोजिशन चीखती चलाती रहेगी जिसकी नहीं सुनी जा रही थी। दूसरी बात ये है, और 2 दफा कोरम भी पॉइंट आउट हुआ, तो ये सीरियसनेस है। कोरम किसने पॉइंट आउट किया? हुकूमत ने? बारे में। दूसरा मैं ये कहना जी, कोरम हुकूमत ने पॉइंट आउट किया। हेलो, कोरम हुकूमत ने पॉइंट आउट किया। कोरम तो ऑपोजिशन ही पॉइंट आउट करती है भाई। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ, वो तो फिर आप उसकी निशानदेही तो ना करें यहाँ पे। अब वो तो अपोजिशन नहीं किया ना कोरम पॉइंट आउट, अपोजिशन नहीं किया ना वो, यानी वो आप हुकूमत के खाते में तो नहीं डाल सकती कि कोरम पॉइंट आउट हुआ। इसीलिए भाई पॉइंट आउट हुआ ना, इसीलिए पॉइंट आउट हुआ ना कि जब आप ये कहें कि हम बिजनेस एज यूजुअल लेके चलेंगे और इस हादसे को नहीं डिस्कस बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एहतजाज कर रहे हैं हम, लोग बुरा मानते हैं इस बात आप का। बताएं हमारे पास क्या चॉइस रह जाती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते थे कि यार रेलवे स्टेशन बनाए हमारी हुकूमत के अरसे में, हम भी ये कह सकते थे कि इन्होंने ML1 कंप्लीट क्यों नहीं की जब सवाए एक्निक की अप्रूवल के और इनके पास कुछ नहीं था, अप्रूवल करा लेते और इस मामले को आगे लेके चलते। हम भी कह सकते थे कि आपने जो है वो बाकी जो रेलवे लाइन जो 13 जगह से टूटी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के जो है उसमें जो है जो अमला है उसको पकड़ा जाए। हम भी ये कह सकते थे कि जब आपको सिंध में पता चल जहां से ट्रेन चली थी वहां से ही आपको चीफ इंजीनियर का लेटर मिल गया था कि ये डेंजरस रास्ता है, इस पे नहीं जाना, तो ये ट्रेन क्यों चली थी। हम भी ये कह सकते थे कि जी वो जो नहीं, आपको ये कहना चाहिए था, ये सब कुछ आपको कहना चाहिए था, आपकी जिम्मेदारी है ये कहना। क्या कहा गया? ये साद रफीक साहब ने कहा कैटेगोरिकली, जो तो फिर आप कह सकते थे, वो तो कह रहे थे ऑपोजिशन को चांस नहीं दिया गया बोलने का नेशनल असेंबली में। अच्छा, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि कल भी दे दें टाइम, तो हम बोलेंगे। बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रीन लाइन की ट्रेन थी उसका क्या हाल है। इनसे पूछें कि कभी इनके वजीर ने जाके वहां पे जरा, सवाए ये कि ये अपने प्राइम मिनिस्टर को खुश करते कि ये इस बंदे को, ये बंदा करप्ट है, वो बंदा करप्ट है, इनको जो है नैब में डालो, इनको जेलों में डालो, तो इनसे ये पूछ लें इनके वुज़रा ने कभी ट्रेन में जाके चेक किया है कि खटमलों का क्या हाल है। इनके वुज़रा ने जाके ये चेक किया है कि ट्रेन की मेंटेनेंस हुई है कि नहीं हुई। चलो मीडिया और कैमरा ले जाते, दिखा देते कि पिछली हुकूमत ने नहीं किया, हम कर रहे हैं। ये भी किया है कि नहीं किया। तो ये इमरान, बात बड़ी तल्ख है और जब बात शुरू होगी तो फिर जवाब देने को कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। दूसरी चले, अब आप वो रिपोर्ट्स पे आ जाएं। बजट की बात की, नहीं मईशत की। रिपोर्ट क्या आनी है, ये रिपोर्ट सामने है। रॉयल पाम का जो जमीन थी उसको कब्जे से छुड़वाया जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके फैसला दे दिया। क्रेडिट इमरान खान साहब खुद ले रहे थे, तो अब उस जमीन का क्या किया है, उसको किराए पे दिया, उसको ऑक्शन किया, उसकी जो पैसे आए कहाँ, वो पैसे किसी को वो इनके एम्प्लॉयज को दिए, मेंटेनेंस में इस्तेमाल किए, कहाँ किए। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये काम किया, ये इन्होंने किया कि नहीं किया।
रेलवे की जो जमीनें हैं इसका इन्होंने क्या किया? सवाल जिम्नी बहुत बनते हैं कि ये लोग अगर मेंटेनेंस के इनके पास पैसे नहीं तो मेंटेनेंस के पैसे भी जनरेट माइजा, ये जो कब्जे थे रेलवे की ज़मीनों पे आपके 5 साल में और पीपल्स पार्टी के 5 साल में, मुशर्रफ साहब के 10 साल में ये कब्जे रेलवे की ज़मीनों पे मौजूद थे। अगर आज कोई कब्जा छूट गया है तो ठीक है, जो बाकी कब्जे हैं, अब बात यह है कि आप खाली इस हुकूमत के 2.5 साल पे पिछले 30 या 40 साल की जिम्मेदारी तो शिफ्ट नहीं कर सकते। कब्जे सारे के सारे मुख्तलिफ अदवार में होते रहे हैं। मुझे बताइए, मईशत पे आ जाए, मईशत पे आ जाए, मेरे ख्याल में ये ड्रैग हो गया बहुत। एक चीज हम कर सकते हैं जी, हम बिल्कुल शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हुकूमत वक्त जरूर कर सकती है कि चीनी चोरी कर सकती है, आटा चोरी कर सकती है, अद्वियात चोरी 3 साल में कर सकती है, और फिर उनके लिए जो है वो जो है अपने सेनेटर से जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट भी बनवा सकती है। और ठीक है, मेरे ख्याल में मईशत पे आप अभी नहीं आना चाह रही, उसको दोबारा बात करते हैं। मैं दोबारा चला जाता हूं तहरीक इंसाफ की तरफ। जी सर, ये इल्जामात हैं दोनों जमातों के आपके ऊपर। उनको ये लगता है कि इस रेलवे की खराबी के अंदर और इस हादसे के पीछे जो सबसे उसके बाद बड़ी तकलीफ दे चीज़ थी वो ये थी कि कौमी असम्बली के अंदर कम से कम सबसे पहले फातह ख्वानी करते और फिर इसके ऊपर बात शुरू करते और इसके ऊपर हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करती। वो ये बताती कि क्यों हुआ है और वो ये कहती कि आइंदा क्यों हम नहीं होने देंगे, को पॉलिसी देती। तो हुकूमत खामोश रही, बल्कि वो एज यूजुअल बिजनेस की तरफ गई जब एक सानिया हुआ था इस मुल्क में उस वक्त। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें जरा थोड़ा सा। सर, आपका माइक म्यूट है अभी तक। मैं ये कह रहा हूं जी, फरमाइए कि बेहतर एक जवाब का तरीका तो यह है कि मैं जो पाकिस्तान जो है अब जापान को आम देने लगा है उसकी तारीफें करनी शुरू करूं। इससे कि एक से आपने पूछा था रेस्क्यू 1112, धोनी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे से आपने इकोनॉमी पूछी थी, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप देंगे। मैं किस चीज का जवाब दूं? आपके सवाल का दे दूं? मैं दे देता हूं। देखिए, बात सारी है कि अगर सिंध असेंबली के अंदर कल बैरिया टाउन कराची का एक सानिया हुआ, ठीक है, यही बात हमने कही सिंध असेंबली में, और हमने कहा सिर्फ ये अश्योरेंस दे दें कि क्वेश्चन आवर के बाद आप जो है ये रेजोल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। स्पीकर ने नहीं। माइजा प्लीज उसको कंडेम कर दीजिएगा, इससे कि वो भी एक बड़ा सानिया है, इसके उससे हमारे सूबे के अंदर वो बैरिया टाउन वाला मामला, उस पे सियासतदान नहीं बोलते, ना ट्वीट करते हैं, ना मलिक रियाज साहब के मामले में बोलते हैं, ना बैरिया टाउन का नाम लेते हैं। इनके पर जलते हैं सबके, इनके पर जलते हैं। लेकिन इमरान, एक चीज और भी हुई ना उस वाक़े पे। उस वाक़े में ये हुआ कि उसपे नारे लगे पाकिस्तान ना खपे। अनफॉर्चुनेट ये मसला है कि एक पाकिस्तान के अंदर एक 10,000 आदमियों का मजमा अंदरूनी सिंध से आया, न पुलिस ने रोका और वो उसने तबाही फेर दी। बैरिया टाउन में मलिक रियाज की तबाही फेरते हमें कोई मसला नहीं था, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर्टीज की तबाही दे दी और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। लेकिन फिर आपके सवाल पे आता हूँ, इससे कि मुझे उसके नहीं, मैं 12 कह रहा हूँ कि हम जो रेलवे के मसाइल हैं, जो बड़े मोर से खटमल का कहा है ना, वो खटमल के निशानात जो है मुझे माइजा के ऊपर नजर आ रहे हैं, पूरे चेहरे पे नजर आ रहे हैं, इससे कि वो आती रोज ट्रेन में। आज उन्हीं ने पहली दफा साद रफीक से सुन लिया जुमला के ट्रेनों में खटमल है, वो खुजाने भी लगी हैं अपनी गर्दन। लेकिन यार खटमल इतने हैं नहीं जितने कहा गया है। कभी ट्रैवल करके देखें तो जो जिनने मैंने ट्रैवल किया है, मैं गया हूं, मैं बता रहा हूं कि नहीं है, साबित करें। कोई सबूत नहीं है। कोई वीडियो बनाइए साद रफीक से खटमलों की, ऐसी हवा में बातें करने। जो फैक्ट है वो अपनी जगह दुरुस्त है, और जिक्र हुआ, फातिहा हुई, सब कुछ हुआ। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर सुना दीजिए इनको। क्या नहीं बात की उन लोगों की जो विक्टिम्स हैं? ये इंप्रेशन देना, ये फॉल्स इंप्रेशन देना, ये अच्छी बातें, ये बेसिक्स हैं। मैं आपके प्रोग्राम के अंदर आया हूं, मैंने शुरू किस बात से की है? पहले मैंने लवाकिन से इज़हार हमदर्दी किया। पूरी असेंबली में सारे सियासतदान बैठे हुए, इन्होंने भी किए, हमने नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है, उनके पास तो दिल है ही नहीं, उनका तो दिल धड़कता ही नहीं आम इंसानों की तरह। तो इस किस्म की बातों से कोई फायदा नहीं। जहां तक फैक्चुअल पोजीशन है, पाकिस्तान रेलवे नीड्स टू इम्प्रूव। उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा
उसमें आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको उसको इकोनॉमिकली वाइबल करना पड़ेगा, आपको शायद बहुत सारे लोगों को गोल्डन हैंडशेक देना पड़ेगा, जिससे कि 10 लाख एम्प्लॉइज के साथ ये वाइबल सस्टेनेबल रेलवे सिस्टम नहीं है। इससे कि जिन लोगों ने इतने लोगों की भर्ती कर दी बगैर सोचे समझे। आप गोल्डन शेक हैंड की बात कर रहे हैं, आपके साथ इसी प्रोग्राम में उनके रेलवे वर्कर यूनियन के सरपरस्त भी बैठे हुए हैं। ये मैं बैठे हुए, मैं तो बड़ी ओपनली, देखे मैं ये समझता हूं कि एवरी एंटरप्राइज हैज टू बी इकोनॉमिकली वाइबल टू बी सस्टेनेबल। इस प्रिंसिपल को भर्तियां तो हुई हैं, भर्तियां तो अंधाधुंध हुई हैं, भर्तियां तो बहुत। जी मैं इसलिए कह रहा हूं ना, अगर आप एक मकरूज मुल्क हैं, आप अगर मेरी आमदनी मेरे खराजात से ज्यादा होती तो मैं कहता हूं लोगों को नौकरियां बांटो, लोगों में खुशहाली आए सरकारी। यहां तो हालत यह है कि आप 3 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा लेते हैं हर साल जस्ट टू सस्टेन योरसेल्फ। आप आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन रीपेमेंट एंड डिफेंस, आपके पास कुछ बचता नहीं है आफ्टर से गिविंग द प्रोविंसेस देयर शेयर। कुछ टका सिफर बचता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। इस सूरत हाल के अंदर आप कितनी स्पेंडिंग कर सकते हैं? आप फैसला कर लीजिए, आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को चलाएंगे या आप न्यू प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे। मैं 12 प्रोग्राम में कह चुका हूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि सर ढांकता हूं तो पैर नंगा, पैर ढांकता हूं तो सर नंगा। बात यह सेफ ट्रांसपोर्ट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, वरना नहीं दे सकती तो ऐलान कर दे कि ये रेलवे बंद कर देंगे। ये इंशाल्लाह हम सेफ ट्रांसपोर्ट देंगे, इससे कि ये गरीब आम की सवारी है, शायद स्लो करनी पड़े, शायद स्लो करनी पड़े, उस स्पीड पे ना चल सके, लेकिन इससे कि उस आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 घंटा लेट पड़ जाए, वो 500-1000 रुपए और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे हाईवेज का निजाम बेहतर हो रहा है, मोटरवेज का निजाम बेहतर हो रहा है, और इंशाल्लाह उससे गरीब को वहां भी ट्रांसपोर्ट मिलेगी। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट रेलवे होती है बच्चों के साथ सफर करते हुए, वो बस नहीं हो सकती, वो गाड़ी नहीं हो सकती। चले, मैं जरा 1 मिनट, मैं अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब से एक चीज। मंदुखेल साहब, मैंने ये सवाल साहब अभी पूछा था, आपके सामने रख देता हूं, आप इसका जवाब दे दें मुझे। माहौलियात के मामलात हों तो आलमी सतह पे पाकिस्तान को मेज़बानी मिली, दुनिया तारीफ कर रही है, कह रही है ठीक है, तस्लीम कर रही है। मईशत के मामलात हो तो दुनिया आज तस्लीम कर रही है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को बचाया है। जब दुनिया नीचे की तरफ गई है, पाकिस्तान ने न सिर्फ सस्टेन किया है बल्कि अपने आप को बेहतर किया है। और ये आलमी रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो सर, जब इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं तो इसकी सेलिब्रेशन में जाना चाहिए या आप नहीं मानेंगे अभी भी? देखिए, फिर दोस्त नकवी साहब ने बड़ी लंबी तकरीर फरमा दी बैरियर टाउन से लेके, मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे, क्या कहा, कौन सा जवाब दिया, कुछ समझ में नहीं आया। आप जो बात कर रहे हो मईशत की, वो भैया मैं एक बात बताऊं आपको, एक आदमी अगर मकरूज हो और वो किसी से 2 लाख ले अपने अकाउंट में जमा करे तो उसे वो मालदार थोड़ी नज़र आएगा, या वो बैंक का स्टेटमेंट दिखा के उसे थोड़ी होगा। उनके घर के हालात देखने पड़ेंगे, क्या आटा कम हो गया कीमत, क्या चीनी कम हो गया, क्या पेट्रोल कीमतें कम हो गई, क्या दूसरी चीज़ें जो है ना, एक एक चीज़ में आपको नाम वो कम हो गई है। करप्शन खेलते खेलते खुद करप्शन के जंगल में फंसे हुए, दाएं भी करप्ट, इदारे झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और फिर ये सारे मिले हुए हैं खेलते खेलते, ये सारे मिले हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा तो पाकिस्तान, अच्छा सुन मेरी जवाब तो सुन, सबसे पहले तो इनका अपना एडिटर जनरल झूठ बोल रहा है, उस सारी एयरफेयर की सारी केम है, खुद उनके अपने दारी झूठ बोल रहे हैं जो एयरफेयर करे। आप मुझे बता दे, कोरोना के चक्कर में उन्होंने एशियन बैंक से, IMF से खरबों रुपए लिए, वो कहां गया, किधर खर्च किया है? बात ये सर, अच्छा फिर ये उतने, सुन लो अगला जवाब। उसके बाद जब ये करप्शन, दिन कितने करप्शन, साल कितने करप्शन, अभी तो रियासत मदीना के झूठे दावेदार बन गए, अब तो वो करप्शन के पैसे भी बच गए, टक्का किसी प्रोजेक्ट में लगाई भी नहीं। इनका एक मैंने सदाकत अब्बासी साहब मेरे साथ एक चैनल में बैठा हुआ, मैंने कहा भैया 2.5 साल में खरबों 16,000 अरब रुपए आपने कर्ज लिए, एक प्रोजेक्ट तो बताओ। तो पता है कौन सा प्रोजेक्ट बताया? बोले सक्कर से मुल्तान तक हमने मोटरवे बना दी है। और यही सवाल मैं इनके सामने भी रखता हूं, वो तो मियां साहब के दौर में बन रही थी, ये बता दें कि वो तो मियां साहब के दौर में बन रही थी। ये आप, मैंने तो पीटीआई के दौर में उसके ऊपर वो देखा उसको सारी को। देखिए वो भाई
भाई वो क्रेडिट यही ले रहे हैं, उनके पास कोई और जवाब नहीं थे, एक जवाब दिया है। और यही सवाल मैं इनके सामने रख रहा हूं। मेरा ये सवाल ये है, ये 126 दिन के जो धरना था या जो नाम आप दे उसको, उसमें जो ये बड़े बड़े बाग वो दावे कर रहे थे, और फिर आते ही असद उमर को इसके बढ़ा दिए। क्या असद उमर ने स्टील मिल के मुलाजमीन से झूठ नहीं बोला था कि हम इसको चलाएंगे? आज वही असद उमर है। क्या फिरदौस यकमी नकवी साहब आज कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मुलाजमीन की सतह पे हम अदारे नहीं चला सकते थे? क्या शेख रशीद झूठ बोल रहे हैं कि मैं 1.5 लाख नौकरी सिर्फ उसमें दूंगा? क्या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं जिसने 1 करोड़ नौकरी का दावा दिया है? क्या इमरान खान झूठ बोल रहे हैं जिसने 50 लाख घरों के किए, जहां सारे घर उजड़ दिए? वो बाबा एक एक झूठ उनके मुंह पे आके लग रहा है। क्या किस बात का जवाब देंगे? आज माइजा ने तो फिर भी मैं एक चीज बताऊं आपको, माइजा साहिबा ये देख रही थी, सबसे पहले मैं खड़ा हो गया। वो तो बाकायदा जो रूटीन के बिजनेस थी स्पीकर साहब ने वो शुरू की है। हमने चीखना चिल्लाना चाहिए, बाबा इतना बड़ा हादसा हुआ है, कुछ दुआ करो, उसके ऊपर डिबेट करो। मगर आप यकीन करेंगे प्रेशर में आके उसने दुआ किए। मैं अल्फिया कह रहा हूं, अब अगर इतने बेहिस उनकी सिस्टम हो, सारी चीज हो, तो मैं एक चीज बताऊं कि इतना बेहिस हुकूमत जिसने 3 महीने का दावा किया, आज 2.5 साल बाद भी वो कुछ नहीं। इनसे अभी सवाल पूछो, फलाना प्रोजेक्ट चल रहा है, फलाना, ओ भाई कंप्लीट कौन सा हुआ है? अरबों खरबों रुपए आपने लिए, कोरोना के मद में, करप्शन के मद में आपने बचाया जो। लेकिन फिर सवाल वही आ रहा है, वो किधर गया उनका कियानी साहब जो दवाइयों की कीमत 700 वो कर दिए? वो जो जुल्फी बुखारी किधर गया? आज कम से कम मैं नकवी साहब को यह कहूंगा कि अपने चेयरमैन की बात से, जहां जुल्फी बुखारी से आपने वो तो स्पेशल जहाज में चले गए, चल गया मैं। आप मुझे बताओ कि आज ये वजीर जिस बेशर्मी से ये बैठा हुआ है, ये वजीर बैठा हुआ है, और मैं सुबह पूरे मीडिया देख रहा था, वो कितने घंटे बाद पहुंचा? आप अपने दिल से पूछो, आप अपने प्रोड्यूसर से पूछो। ये हाल है। फिर सिंध के ऊपर आपने शुरू में सवाल किए। सिंध हुकूमत ने, वजीर आला ने सुबह सवेरे ही तमाम एडमिनिस्ट्रेशन किए, जो हमारे पास जो अवेलेबल फैसिलिटीज है वो हमने अवेलेबल फैसिलिटीज का पूछ रहा था ना, आपके पास मेडिसिलिटीज थी ना, आपके पास फैसिलिटी थी ना, आपके पास कोई रेस्क्यू फैसिलिटी थी घोटकी में? यही तो पूछ रहा था, यहीं से तो बात शुरू हुई थी। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं। और फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या किया आप लोगों ने, ऐसा क्या बनाया पाकिस्तान में? अगर कोई डाटा आपके पास है तो आप शेयर कीजिएगा। सदाकत अब्बासी साहब ने तो बहुत मायूस किया था ये साहब पीपल्स पार्टी को। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मायदा हमीद साहबा, गुजारिश है कि अब आप मईशत में बात कर लें। सवाल मैंने आपके पास छोड़ा हुआ था, आप उसका जवाब दे दें, फिर देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है। जी आपने क्या कहा? हेलो, मैंने आपसे पूछा था कि आलमी इदारे पाकिस्तान की मुस्बत रेटिंग दे रहे हैं, मईशत में भी और माहौलियात में भी, और वो तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो आप तस्लीम करते हैं कि कुछ तो बेहतर हुआ? फिगर फजिंग हुई हुई है, ये सारी सच्चाई भी बाहर निकल आएगी, वो आपके सामने आ जाएगी सारी। और दूसरा, इनसे ये पूछें कि चलें, हम नहीं पूछते दवाइयों का, हम नहीं पूछते आटा चोरी का, हम नहीं पूछते चीनी चोरी का, हम ये पूछ लेते हैं कि लेटेस्ट जो आपका कोरोना में 1200 अरब रुपए का जो रसीदें नहीं मिल रही, वो उनका ही जवाब दे दें। उसका तो कोई जवाब होगा आपके पास या नहीं? वो भी आप लोगों ने उस बंदे जो है कोविड के हेड को निकाल के उसको जो है प्राइवेट त्यारे पे भिगा देना है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी दफा तो कहते थे इस्तीफे दे दें, इस दफा इनके वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर साहब अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और जाके वहां पे घोटकी वाले के इंसिडेंट पे जाके खड़े होते, नजर आते ना लोगों के साथ, अवाम के साथ। कहाँ थे आज? कौन सी मसरूफियत थी? अवामी जानों से ज्यादा बढ़ के जो ये मसरूफ थे और बयानात दे रहे थे। तीसरा, इनकी एक और इन्होंने जो किराए के तर्जमान रखे हुए हैं, जो बादशाह सलामत को खुश करने के लिए रखे हुए हैं, उनको कहा करें जरा स्टेटमेंट्स तो सही दे दिया करें। एक तो वो कह रही थी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो है वो अल्लाह माफी दे, ये हादसा एक हुआ है, पहला हादसा हुआ है। दूसरा वो ये कह रही थी कि जो है 2-3 हादसे तो होते ही रहते हैं, ये कोई नॉर्मल बात है। ये कोई वो तो अपने स्टेटमेंट्स की वजह से बड़ी मशहूर है। वो जल्जला आया था तो उस पर उन्होंने कहा था कि तब्दीली बर्दाश्त नहीं हो रही जमीन से, तो वो फिरदौस आशिक वान साहबा की तो वो क्या ही बात है। वैसे जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, कोई चीजें आप गिनवा सकते हैं, बता सकते हैं जिसको आप ये कहें, क्लेम करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएटिव है और आप मुल्क को बना रहे हैं? कुछ है ऐसा आपके पास? जी मैं देखिए, पहली चीज हमने तमाम
इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस के से वो 3 टाइम्स बीट किया इन परफॉर्मेंस। जितनी आईएमएफ की प्रेडिक्शन थी, वर्ल्ड बैंक की थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की थी, हर किसी की प्रेडिक्शन से बेहतर मईशत ने परफॉर्म किया। मईशत के परफॉर्मेंस के चंद इंडिकेटर्स होते। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमने लिया था 22 बिलियन, वो सरप्लस 7 बिलियन। प्राइम डेफिसिट जो नेगेटिव था, फर्स्ट टाइम इन 10 इयर्स प्राइम डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव रहा। जो हमारे डिपॉजिट्स थे, डॉलर डिपॉजिट्स जो कि इन्हीं ने रखे हुए थे, इन रियल टर्म्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स को लेना नहीं चाहिए था। टोटल डिपॉजिट्स जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी तो 8 to 9 बिलियन के रेंज करते थे, जिसमें शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 4 बिलियन थे। टोटल डिपॉजिट 4 बिलियन है, आज वो 23 बिलियन है। सर ये तो इदारे लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आप पाकिस्तान में क्या बना कर दे रहे हैं। टाइम में मुझे कंप्लीट कर देते। हमारी एक्सपोर्ट्स देखें तो जो इनको 24 बिलियन पे पीपीपी ने दिया था, उसको ये 21 बिलियन पे ले आए थे डॉलर्स में। हम कहते हैं हम डॉलर्स में नहीं मेजर करते, हम अपनी एक्सपोर्ट्स रुपी में है, इसलिए हमारे मजदूर को रुपए में तनख्वाह मिलती है, हमें पेमेंट रुपी में मिलता है। अगर आप उसके लिहाज से देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स डिवैल्यूएशन के डिस्पाइट डिवैल्यूएशन वी आर स्टिल गोइंग टू बी इंशाल्लाह द हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स एवर इन पाकिस्तान। हमने इस मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो इनवाइट कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे पास पाकिस्तानियों ने ट्रस्ट करते हुए 1.5 बिलियन रोशन डिजिटल अकाउंट में लाए। इसके अलावा हमारे बॉन्ड्स को ओवर सब्सक्राइब हुए 5 टाइम। हमारे इन्वायरमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पाकिस्तान में मनाया, पाकिस्तान को टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 बनाया। रोटी कपड़ा मकान का वादा किया था जुल्फकार अली भुट्टो ने। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन पॉलिसी तमाम लोग कहते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं, दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने दी है, जिसमें गरीब आदमी। सर वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, आपकी तरक्की नहीं हो रही। एक प्रोग्राम करेंगे, उस पर आपको मौका देंगे, पहली ब्रेक में ही आप आएं और शुरू करें अपनी तरक्की के जो दावे हैं वो बताएं, ताकि अपोजिशन उस पर बात कर सके। अनफॉर्चुनेटली वक्त महदूद होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।